चलिए बाबा, आज का रिवीजन चालू करते हैं। आज हम करेंगे कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2022। सर ये रूल्स अप्लाई कब करते हैं? रूल्स तब अप्लाई करते हैं, ये यहां पे लिखा हुआ है, रूल्स तभी अप्लाई करेंगे जो ये कस्टम आईजीसीआरएस रूल्स हैं। ये रूल्स अप्लाई तब करते हैं जब एक नोटिफिकेशन इशूड है, और नोटिफिकेशन समझ लीजिए एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशूड है, और एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन बोलता है कि सर आपको कस्टम आईजीसीआरएस रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी एग्जाम्पशन मिलेगा, तब आपको ये आईजीसीआरएस रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कि सर रूल्स तभी अप्लाई करेंगे जब एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रूल्स। तो सर अगर समझ ले गवर्नमेंट ने एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया है, और एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको आईजीसीआरएस रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी एग्जाम्पशन मिलेगा, तो आपको आईजीसीआरएस रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सेकेंडली, रूल्स अप्लाई करेंगे अगर इंपोर्टर इंटेंड करता है टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एन एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, और सर उस नोटिफिकेशन में बेनिफिट तभी आपको मिलता है जब आप यूज करते हो जो इंपोर्टेड गुड्स है उनका एंड यूज, समझ लीजिए जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में बोला गया है वही आप कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहां बोला गया है कि आप इंडिया के बाहर से पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन इंपोर्ट कीजिए और मोबाइल फोन बनाइए, समझ लिए पार्ट्स इंपोर्ट कीजिए और मोबाइल फोन बनाइए, तब आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो सर अगर आप मोबाइल फोन बनाओगे तभी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, तभी आपको बेनिफिट ऑफ ए नोटिफिकेशन मिलेगा, तब ये रूल्स अप्लाई करेंगे। उसके बाद समझ लीजिए अगर एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशूड है जो बोलता है आप ये आइटम मंगाइए और इस आइटम से आप ये सर्विस प्रोवाइड कीजिए, तभी आपको एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। यही यहां बोल रहे हैं कि रूल्स अप्लाई तब करेंगे जब इंपोर्टर इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एनी नोटिफिकेशन, और सच बेनिफिट आपको तभी मिलता है, बेनिफिट इज डिपेंडेंट अपॉन द यूज ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स को आप यूज करने वाले हो विच आर कवर्ड बाय दैट नोटिफिकेशन। बेसिकली एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जो इशूड है उसमें जो गुड्स कवर्ड है उनको आप यूज कर रहे हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी कमोडिटी। जो एंड यूज है वो एज पर द एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है और आप उसी के लिए यूज करने वाले हो। सर जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में बोला गया सर्विस है, वही सर्विस के लिए आप उन गुड्स को यूज करने वाले हो। या फिर समझ लीजिए एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में बोला गया है कि आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आप पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन इंपोर्ट कर लोगे, और इंपोर्ट करने के बाद स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए सप्लाई करते हो। समझ लीजिए स्पेसिफाइड एंड यूज ये है कि आप मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं मोबाइल फोन के पार्ट्स मंगाता हूं, मंगाने के बाद उनको क्लियर कराता हूं, तो मुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिलेगा अगर मैं स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए सप्लाई करने वाला हूं, वो यहां बोल रहे हैं। उसके बाद तो सर अगर समझ लीजिए एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन बोलता है कि आप स्टील मंगाइए और स्टील मंगा के उससे बॉटल्स मैन्युफैक्चर कीजिए, तो अगर मैंने स्टील मंगाया, स्टील से अब मैं बॉटल्स मैन्युफैक्चर करता हूं नहीं करता हूं, इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम आप पे कुछ कंट्रोल इंपोज करेंगे, ताकि हमें एक्चुअली, अब देखिए आपने इंडिया के बाहर से स्टील मंगा लिया, स्टील को आपने कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में क्लियर करा लिया, अब एक्चुअली आप उस स्टील से बॉटल मैन्युफैक्चर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट यहां बोलता है कि आप जो एंड यूज हमने नोटिफिकेशन में बोला था उसके लिए आप एक्चुअली उस आइटम को यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे। जो हमने नोटिफिकेशन में सर्विस बोला था उस सर्विस के लिए आप एक्चुअली उन गुड्स को यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सर एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में जो हमने बोला था आप स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए सप्लाई कीजिएगा, क्या आप एक्चुअली वो स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए सप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसी को कंफर्म करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है हम आईजीसीआरएस रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे, और आपको मंथली रिपोर्टिंग वगैरह होता है जो करते रहना है, ताकि गवर्नमेंट को पता चलता रहे कि आपने गुड्स मंगाया, गुड्स को कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में क्लियर कराया, अब जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन ने बोला था वैसा ही यूज आप उस गुड्स का कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस कंट्रोल को इंपोज करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स में कुछ बताया गया है। बेसिकली रूल्स में गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बताए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। सर अगर नहीं किया तो जो कंसेशन दिया था वो गवर्नमेंट वापस ले लेता है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहां पे। तो सर समझ लीजिए एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशूड है, जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन बोलता है कि आप इंडिया के बाहर से पार्ट्स मंगाइए, फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूं, पार्ट्स मंगाइए, एक्चुअली पार्ट्स के ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी 30% है, लेकिन अगर आप उन पार्ट्स को यूज करने वाले हो टू मेक मोबाइल फोन, तो आपको 20% का कंसेशन मिलेगा और आपको सिर्फ 10% ड्यूटी देना पड़ेगा। तो अगर मुझे 10% ड्यूटी देना है तो सर मुझे आईजीसीआरएस रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में बोला गया है। तो सर चलिए समझते हैं कि ये कस्टम आईजीसीआरएस रूल्स बोलते क्या हैं। कि सर अगर मुझे 10% ड्यूटी देके गुड्स को क्लियर कराना है तो ये रूल्स क्या क्या मुझे फॉलो करने बोल रहे हैं। रूल्स बोलते हैं, समझ लीजिए आप एक इंपोर्टर हैं और आप अगर गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो गुड्स उस एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कवर्ड थे और कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में क्लियर कराना चाहते हो, तो पहले एक काम कीजिए, आप
ऑनलाइन जाइए ऑन द आइसगेट पोर्टल www.icegate.gov.in और वहां पे एक वन टाइम इंफॉर्मेशन इन आईजीसीआर जो फॉर्म है कस्टम का फॉर्म IGCR1 उसमें आप डिटेल दे दीजिए। और सर ये जो आईजीसीआर फॉर्म होता है इसमें आपको क्या क्या डिटेल देना है, आपका नाम देना है, एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर मतलब मैंने इंपोर्ट किया मेरा एड्रेस देना है। अगर मेरा कोई जॉब वर्कर है तो सर समझ लीजिए अगर मैं जो ये मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता हूं मेरे अंडर अगर कोई जॉब वर्कर है जिससे मैं कुछ काम करवाता हूं तो मेरे जॉब वर्कर का भी डिटेल देना पड़ेगा। इफ एनी द गुड्स प्रोड्यूस प्रोसेस अंडरटेकन एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मेरे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में क्या प्रोसेस अंडरटेक करने वाला हूं, जॉब वर्कर की यहां क्या प्रोसेस अंडरटेक करने वाला हूं, और बोथ द नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, क्या इंपोर्टेड गुड्स मैं मंगाना चाहता हूं विच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एट द प्रीमाइसेस ऑफ द इंपोर्टर और जॉब वर्कर। सर अल्टीमेटली क्या गुड्स प्रोड्यूस हो, देखिए मेरा नाम, जॉब वर्कर का नाम, सर द गुड्स जो मैं प्रोड्यूस करने वाला हूं या जो प्रोसेस में अंडरटेक करने वाला हूं, ठीक है। उसके अलावा द नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, सर जो इंपोर्टेड गुड्स है उनका क्या नेचर एंड डिस्क्रिप्शन रहेगा। सर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन कहां है जो बोलता है कि आप ऐसे पार्ट्स इंपोर्ट कीजिए और कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में क्लियर करा सकते हो, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का पर्टिकुलर्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सर समझ लीजिए मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूं यहां एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशूड है जो बोलता है कि आप आईपैड मंगाइए, आईपैड से सीए स्टूडेंट को पढ़ाइए। फॉर एन एग्जांपल सर अगर समझ लीजिए एग्जामिशन नोटिफिकेशन इशूड है जो बोलता है आप आईपैड इंडिया के बाहर से मंगाइए, यूं तो ड्यूटी 30% है लेकिन आपको 10% में क्लियर करा देंगे अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यूज करते हो। तो सर अगर मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यूज करता हूं ऐसा एग्जामिशन नोटिफिकेशन अगर इशूड है फॉर एन एग्जांपल कि सर आप ये सर्विस प्रोवाइड कीजिए, आप ये आइटम मंगाओगे 30% की जगह सिर्फ 10% ड्यूटी लगेगा, तो सर क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, द नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस आपको वही भी बताना पड़ेगा, यूटिलाइजिंग द इंपोर्टेड गुड्स एंड सर particulars of the premises intended to be used in case of inter unit transfer कि सर अगर मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करूंगा तो सर कौन सा प्रेमाइसेस है जिसमें मैं ट्रांसफर करने वाला हूं, पर्टिकुलर्स ऑफ प्रेमाइसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन केस ऑफ इंटर यूनिट ट्रांसफर कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट ट्रांसफर करूंगा तो दूसरा यूनिट कौन सा है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एंड यूज रिसिपिएंट, समझ लीजिए मैंने बोला कि सर स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए मैंने मंगाया है, स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए मतलब सर मैंने इंडिया के बाहर से पार्ट्स मंगाए, मोबाइल के पार्ट्स मंगाए हैं, मोबाइल के पार्ट्स पे यू तो 30% ड्यूटी है लेकिन 20% का एग्जाम्पशन मिलते हुए मैंने सिर्फ 10% दिया है। 10% देने के बाद अब मैंने इन गुड्स को क्लियर कराया है लेकिन मैं अल्टीमेटली स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए प्रोवाइड करूंगा जो मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको प्रोवाइड करने वाला हूं। और एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन बोलता है कि सर आप इंडिया के बाहर से मोबाइल के पार्ट्स मंगाइए, आप मोबाइल के पार्ट्स को क्लियर कराइए और स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए सप्लाई कीजिए, आपको एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट दे दिया जाएगा। तो सर अगर मैंने मोबाइल फोन के पार्ट्स मंगाए हैं तो मुझे भी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा अगर अल्टीमेटली मैं सप्लाई करने वाला हूं स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए। तो सर इन्होंने बोला है डिटेल्स ऑफ द एंड यूज रिसिपिएंट, किसे आप एंड यूज रिसिपिएंट को सप्लाई करने वाले हो उसका भी आप डिटेल्स दीजिए। इफ गुड्स आर इंपोर्टेड आर सप्लाइड फॉर द स्पेसिफाइड एंड यूज एंड सर उसके बाद आपको बताना है द इंटेंडेड पोर्ट, कौन से पोर्ट पे आप इंपोर्ट करने वाले हो। इतना डिटेल्स आपको वन टाइम इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा इन कस्टम IGCRS1 जो फॉर्म है। और सर ये सारा डिटेल देने के बाद एक बार आपने जो फॉर्म सबमिट कर दिया, एक्सेप्ट हो गया, तो आपको एक IIN नंबर दे दिया जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी आइडेंटिफिकेशन नंबर IIN नंबर एक जनरेट हो जाएगा। ठीक है सर, अब मैंने वन टाइम इंफॉर्मेशन दे दिया कि मैं पार्ट्स मंगाऊंगा और मैन्युफैक्चर करूंगा या ये कमोडिटी मंगाऊंगा और ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कवर्ड है, या सर एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में ऐसा एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशूड है जो बोलता है आप इंडिया के बाहर से पार्ट्स मंगाइए, पार्ट्स को क्लियर कराइए और स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए सप्लाई कीजिए तो आपको भी कंसेशनल रेट दिया जाएगा। तो सर मैं अगर ऐसा व्यक्ति हूं जो इन तीनों कैटेगरी में कहीं भी फॉल हो रहा हूं, मतलब मैं मैन्युफैक्चर करता हूं वो कमोडिटी, या मैं आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करता हूं, या मैं स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए सप्लाई करता हूं, तो पहले मुझे ये यहां पे एक वन टाइम इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है सर, मैंने वन टाइम इंफॉर्मेशन दे दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आपको अब अपना जो जुरिसडिक्शनल डीसी और एसी होगा ऑफ कस्टम उसको एक बॉन्ड देना पड़ेगा, बॉन्ड अलोंग विद सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो आपका असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर होता है इनको जाके आप एक बॉन्ड दे दीजिए एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द एसी और डीसी, आप इनको एक बॉन्ड दे दीजिए अलोंग विद सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है सर, मैं इनको बॉन्ड दे दूंगा। क्यों बॉन्ड मांग रहे हैं ये? क्योंकि सर आपने गुड्स इंपोर्ट किया, समझ लीजिए आप पे एक्चुअली ड्यूटी लगना था 30 करोड़ का, लेकिन 20 करोड़ का इन्होंने आपको कंसेशन दिया है और आपसे सिर्फ 10 करोड़ का ड्यूटी लिया है। तो सर
ये आपको बोलेंगे क्या पता तू कल को कहीं फाइनली कुछ और मैन्युफैक्चर करने लग जाए, तूने तो बोला स्टील मंगाया हूं, स्टील से बॉटल मैन्युफैक्चर करूंगा, कहीं और कुछ मैन्युफैक्चर करने लग गया, तो इसीलिए आपसे बॉन्ड अलोंग विथ श्योरिटी एंड सिक्योरिटी लेते हैं। ठीक है सर, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में अब आप अपना गुड्स इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है सर, मेरे गुड्स आ गए, गुड्स कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन में है। अब आप फाइल कीजिए अपना बिल ऑफ एंट्री, सिंपल अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए, उसमें अपना आईआईएन नंबर जो आपको जनरेट करके दिया गया था, आईआईएन नंबर मेंशन कीजिए, उसके साथ अपना जो कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर है, ये जो आप इसको बॉन्ड देके आते हो ना, ये कंटिन्यूटी बॉन्ड होता है, बेसिकली 6 महीने से 1 साल के लिए ये कंटिन्यूटी बॉन्ड आपसे ले लेते हैं, तो आप अपना कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर दे दीजिए, उसके साथ अपना सेल्फ असेसमेंट करते हुए जो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी है उस ड्यूटी का भी पेमेंट कर दीजिए। ठीक है सर, मैंने कर दिया। तो पहले आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपने वन टाइम इंफॉर्मेशन दिया, सेकेंडली आपने बॉन्ड अलॉन्ग विद बैंक गारंटी या श्योरिटी अपने जुरिसडिक्शनल एसीडीसी को सबमिट कर दिया, थर्डली आपने गुड्स को इंपोर्ट कर लिया, फोर्थली आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, बिल ऑफ एंट्री में आईआईएन नंबर मेंशन किया और गुड्स को क्लियर करवा लिया ड्यूटी देते हुए। और कौन सा ड्यूटी दिया, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी दिया कि सर 30% ड्यूटी एप्लीकेबल था, 20% का कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिला है और 10% जो ड्यूटी है बेसिकली आप 10% ड्यूटी दे दीजिए और अपने गुड्स को क्लियर कर लीजिए। अब देखिए आपने जैसे ही बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, यहां पे ये जो एसीडीसी एट द पोर्ट होगा, जो पोर्ट पे आपका कस्टम ऑफिसर होगा, वो समझ लीजिए केरला पोर्ट पे आपने गुड्स मंगाए हैं, तो जो केरला पोर्ट पे आपका कस्टम ऑफिसर होगा वो अलाउ कर देगा बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन, जो आपको नोटिफिकेशन में जितना कंसेशन बोला गया उतना कंसेशन दे देगा और आपको एक क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा फॉर होम कंजम्पशन। आप क्लियरेंस ऑर्डर लेके जाइए कस्टोडियन के पास और अब अपना गुड्स आप घर लेके जा सकते हो। एक बात याद रखिएगा, फिफ्थ स्टेप के साथ एक 5A स्टेप भी आता है जो बोलता है वंस द बिल ऑफ एंट्री इज क्लियर्ड, मतलब एक बार ये क्लियरेंस ऑर्डर दे देता है तो समझ लीजिए आपने एक बॉन्ड दिया था, आपने एक बॉन्ड दिया था और बॉन्ड में आपने समझ लीजिए 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड दिया था और आपको 20 करोड़ रुपए का कंसेशन अभी अलाउ किया गया है, तो बॉन्ड में वो अमाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। तो ये बोलते हैं बॉन्ड गेट्स डेबिटेड ऑटोमेटिकली इन द कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम एंड द डिटेल्स शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू द जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर। आपका जो जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर होगा उसको ये डिटेल्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे कि सर रमेश ने गुड्स इंपोर्ट किए थे, जो 100 करोड़ का बॉन्ड दिया था 20 करोड़ का अभी उसे कंसेशन दिया गया है, तो सर अब उसके पास बॉन्ड में बचा हुआ 80 करोड़ रुपीस ही है। ठीक है, उतना का वो और गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी क्लियर करवा सकता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। तो सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 6 स्टेप आएगा कि आप अपने गुड्स को, इंपोर्टेड गुड्स को अपने प्रेमाइसेस में लेके आ जाइए। ठीक है सर, मैंने गुड्स को अपने प्रेमाइसेस में लेके आ गया। अब 7th स्टेप आता है कि आपको मेंटेन करना है अकाउंट्स बिल ऑफ एंट्री वाइज, एवरी बिल ऑफ एंट्री वाइज आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, जिसमें आपको इंडिकेट करना है कि सर द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, कितने गुड्स मैंने इंपोर्ट किए थे, सेकेंडली द क्वांटिटी एंड द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन द प्रेमाइसेस, कितना क्वांटिटी और दिन, किस दिन मैंने, द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। ठीक है, सेकेंडली बिल ऑफ एंट्री वाइज आपको लिख के रखना है। ठीक है, ये अकाउंट्स मेंटेन करने बिल ऑफ एंट्री वाइज, क्या, द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, सेकेंडली the quantity and the date of receipt of goods imported in the premises, the quantity of the goods consumed, the quantity of the goods sent for job work, nature of job work carried out, फिर the quantity ऑफ द गुड्स रिसीव आफ्टर जॉब वर्क, कि सर जॉब वर्क कराने के बाद कितने गुड्स रिसीव हुए, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स री एक्सपोर्टेड इफ एनी, मतलब अगर समझ लीजिए कुछ गुड्स मैंने यूज नहीं किया और मैंने री एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया के बाहर। ठीक है, द क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, सारा डिटेल्स आपको मेंटेन करना है एंड यू शुड प्रोड्यूस इट टू द जुरिसडिक्शनल एसीएनडीसी ऑन डिमांड। जब भी आपको डिमांड किया जाएगा तो आपको ये डिटेल्स प्रोड्यूस करने हैं। यहां एक नोट मैंने लिखा है, समझ लीजिए आपने कुछ शॉर्ट रिसीट किया है, नॉन रिसीट और शॉर्ट रिसीट इंटीमेट इन द पोर्टल इन IGCRS2, एक फॉर्म होता है IGCRS2। अगर समझ लीजिए आपने जो गुड्स रिसीव किए कुछ कम रिसीव किया है तो वो डिटेल्स आपको इंटीमेट करने हैं ऑनलाइन। उसके बाद अब 8th स्टेप आता है। तो सर पहले स्टेप में क्या होता है, आपको वन टाइम इंफॉर्मेशन देना है, IIN नंबर मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को आपको एक कंटिन्यूटी बॉन्ड अलॉन्ग विद श्योरिटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप गुड्स को इंपोर्ट कर लीजिए। सर गुड्स को इंपोर्ट कर लिया, फोर्थ स्टेप में बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे करूंगा और बिल ऑफ एंट्री में IIN नंबर मेंशन कर दूंगा। फिफ्थ स्टेप में क्लियरेंस ऑर्डर दिया जाएगा,
5th ए में मेरा बॉन्ड को डेबिट कर दिया जाएगा। 6 स्टेप में गुड्स क्लियर करा के मैं लेके आ जाऊंगा। बेसिकली क्या होता है, ये 5th और 5A स्टेप एक साथ ही होता है। उसके बाद 6 स्टेप में आप गुड्स को लेके आ जाइए। गुड्स को लेके आ गए, अब बिल ऑफ एंट्री वाइज सारा डिटेल मेंटेन कीजिएगा कि सर कितना गुड्स रिसीव हुआ था, कितना जॉब वर्क के लिए भेजा, कितना गुड्स जॉब वर्क से वापस आ गया, कितना गुड्स मैंने यूज कर लिया, कितना गुड्स मैंने वापस इंडिया के बाहर भेज दिया, कितना मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। और जब भी ऑफिसर आपसे मांगे तो आप जुरिस्डिक्शनल और एसी और डीसी जो आपसे मांगेगा डिमांड पे आप उनको प्रोड्यूस कर दीजिएगा। और सर अगर मेरे रिसीव में समझ लीजिए कुछ शॉर्ट रिसीव हो गया तो सर उसका डिटेल्स भी आपको ऑनलाइन बता देना है इन कस्टम IGCRS 2। ठीक है सर, डन है, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 आता है। यहां पे स्टेप नंबर 8 में आपको एक मंथली स्टेटमेंट प्रोवाइड सबमिट करना पड़ता है ऑन द पोर्टल विच इज कस्टम IGCRS 3 बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हमेशा हर एक मंथ का आपको एक मंथली स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है IGCRS 3 में। द इंपोर्टर में सबमिट द डिटेल्स ऑफ द गुड कंज्यूम इन IGCRS 3A। सर एक बात याद रखिएगा, एक तो मंथली स्टेटमेंट होता है IGCRS 3 जो आपको हर मंथ नेक्स्ट मंथ का 10 तक प्रोवाइड करना है। उसके अलावा एक और पॉइंट इन्होंने बोला है कि अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जो भी गुड्स आपने कंज्यूम कर लिया है कि सर मैंने ये गुड्स मंगाए थे, जैसा बोला था वैसा कंज्यूम कर लिया है, ऐसा आप एक IGCRS 3A फॉर्म है उसमें डिटेल सबमिट कर सकते हो एट एनी टाइम for recredit of the bond which shall become a part of the monthly statement of the subsequent month। मतलब सर समझ लीजिए मैंने 20 करोड़ का बॉन्ड दिया था, ठीक है सर, अब 20 करोड़ का बॉन्ड दिया था और मैंने क्या किया, गुड्स क्लियर कराए ना, तो मेरे को ऑलरेडी 20 करोड़ का कंसेशन अलाउ कर दिया गया था। तो सर मेरा बॉन्ड तो एग्जॉस्ट हो गया है, अब मुझे अगर और गुड्स इंपोर्ट करने हैं तो क्या करूं। तो इस केस में आप बोलोगे सर मैंने 20 करोड़ का कंसेशन लिया था और इन गुड्स को मैंने एक्चुअली यूज कर लिया है, जैसा कस्टम के जैसे एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में बोला गया था वैसे यूज कर लिया है। तो अगर आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है तो आप तो ये कंसेशन के ऑलरेडी हकदार हो चुके हो। तो ये क्या करेंगे, वापस 20 करोड़ रुपीस आपको रिक्रेडिट कर देंगे अब आपके बॉन्ड अकाउंट में, ताकि अब और 20 करोड़ रुपीस का आप इंपोर्ट कर सको। और उसके लिए रिक्रेडिट कराने के लिए आपको IGCRS 3A सबमिट करना पड़ता है। ठीक है सर, डन है पॉइंट। अब उसके बाद स्टेप नंबर 9 आता है कि अगर आपने इंपोर्टेड गुड्स को यूज कर लिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और फॉर प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, सर मैंने जो गुड्स मैन्युफैक्चर करने थे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर लिया, या फिर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस के लिए यूज कर लिया, या स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए सप्लाई कर दिया, जैसा नोटिफिकेशन में बोला गया था वैसा किया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपने वैसा कारनामा कर दिया तो अब बस और कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन जाके उनको बता दीजिए और IGCRS 3A में आप जब बता दोगे तो आपका बॉन्ड को रिक्रेडिट कर देते हैं, दैट्स इट। लेकिन सर अगर समझ लीजिए कुछ गुड्स 9 स्टेप में मैंने लिखा है, अगर इंपोर्टेड गुड्स री एक्सपोर्ट करना चाहूं, समझ लीजिए कुछ यूटिलाइज नहीं किया या कुछ डिफेक्टिव निकल गया, तो कोई बात नहीं, विद इन पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन आप एक काम कीजिए, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट वेर इन टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर कोई टाइम स्पेसिफाई किया गया था तो उस टाइम में री एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया था तो विद इन 6 months इफ द टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड आप री एक्सपोर्ट कर दीजिएगा अनयूटिलाइज गुड्स को या डिफेक्टिव गुड्स को। और ये बोल रहे हैं आप जब री एक्सपोर्ट कर दो ना, जब री एक्सपोर्ट कर देते हो तो जो टाइम पीरियड नोटिफिकेशन में बोला गया था कि आप री एक्सपोर्ट इतने दिन में कर सकते हो उतने दिन में कर देना, या फिर 6 महीने में कर देना। ठीक है सर, अगर मैंने कर दिया तो सर अगर 6 महीने में नहीं किया तो फर्दर एक्सटेंडेबल बाय 3 months बाय द जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन। तो सर समझ लीजिए मैंने गुड्स को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद अब मेरे कोई काम का नहीं है वो गुड्स, तो कोई बात नहीं, री एक्सपोर्ट कर दे और सर ये डिटेल सारा अपना प्रोवाइड कर देना इन द मंथली स्टेटमेंट। जो IGCRS 3 आपका मंथली स्टेटमेंट जाता है उसमें आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कर देने हैं कि सर इतने गुड्स मैंने री एक्सपोर्ट कर दिए। एक बात याद रखिएगा, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो री एक्सपोर्ट गुड्स का वैल्यू शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट करने पे गुड्स का वैल्यू समझ लीजिए $1000 था, एक्सपोर्ट करने के टाइम उन गुड्स का वैल्यू $800 हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला है री एक्सपोर्ट वैल्यू shall not be less than the value of goods at the time of import। डन सर। उसके बाद सर समझ लीजिए मैंने अगर उन गुड्स को यूज कर लिया फॉर द एज टोल्ड इन द एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन तो वेरी गुड है, अगर नहीं किया तो री एक्सपोर्ट कर दे तो भी कोई बात नहीं, री एक्सपोर्ट कर देगा तो अपने IGCRS 3 स्टेटमेंट में बता दीजिएगा कि सर गुड्स इंपोर्ट किए थे और मैंने उन गुड्स को यूज जो अनयूटिलाइज गुड्स थे उनको री एक्सपोर्ट कर दिया, अपने स्टेटमेंट में बता देना। लेकिन सर अगर समझ लीजिए मैंने उन गुड्स को डोमेस्टिक एरिया में क्लियर कर दिया, क्लियर्ड
फॉर होम कंजम्पशन अनयूटिलाइज और डिफेक्टिव गुड्स, मतलब इंडिया में क्लियर करा लिया। तो सर जब मंगवाया था तब सिर्फ 10% ड्यूटी दिया था, एक्चुअली 30% ड्यूटी था, 20% का मुझे कंसेशन दिया गया था। जो कंसेशन आपको मिला था अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अब आपको पे करना पड़ेगा। पे द एप्लीकेबल ड्यूटी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, और रिकॉर्ड कर लेना द पर्टिकुलर्स ऑफ सच क्लियरेंस एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन द मंथली स्टेटमेंट। जो आप मंथली स्टेटमेंट CRS3 स्टेटमेंट सबमिट करोगे बाय द नेक्स्ट मंथ का 10th, वो स्टेटमेंट में आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कर देने हैं कि सर ये गुड्स मैंने इंडिया में क्लियर कर लिए, ये गुड्स क्लियर किए थे, इतना गुड्स मंगाया था, इतना गुड्स मैंने इंडिया में क्लियर कर लिया। वो सारा डिटेल्स आप प्रोवाइड कर देना इन योर IGCRS3 जो स्टेटमेंट है। उसके बाद अब यहां पे आता है द नेक्स्ट प्रोसीजर कि सर अगर मुझे गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन पूछ सकते हैं राम ने गुड्स इंपोर्ट किए थे, इंपोर्ट करने के बाद जॉब वर्कर को भेजने हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। याद रखिएगा रूल नंबर 7 बोलता है प्रोसीजर फॉर अलाउइंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। सर पहला बात जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क मतलब एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस और मैन्युफैक्चर विच इज बेसिकली कंसिस्टेंट विद द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन और अंडरटेकन बाय ए पर्सन ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू द इंपोर्टर। मेरे गुड्स के ऊपर अगर कोई और प्रोसेस अंडरटेक कर रहा है तो सर उसे जॉब वर्कर बोलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जॉब वर्क अलाउड नहीं है यहां पे एक्सेप्ट गोल्ड, ज्वेलरी, आर्टिकल्स देयर ऑफ एंड अदर प्रीशियस मेटल और स्टोन रिलेटेड आप जॉब वर्क के लिए नहीं भेज सकते हो। बेसिकली इन्होंने बोला है जॉब वर्क में एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस कंसिस्टेंट विद द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। जैसा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में बोला गया था, समझ लीजिए एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में बोला गया था मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर आप पार्ट्स मंगा रहे हो तो सर जब मैं पार्ट्स को भेज रहा हूं जॉब वर्क के लिए तो मैंने जॉब वर्क कौन सा जॉब वर्क के लिए भेजा है? मोबाइल बनाने वाले ही जॉब वर्कर के पास भेजा है, ऐसा मुझे देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और इन्होंने बोला है सर कंसिस्टेंट विद द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन अंडरटेकन बाय द पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू द इंपोर्टर। तो सर जॉब वर्कर क्या करने वाला है? जॉब वर्कर मोबाइल फोन के पार्ट्स पे ही कोई जॉब वर्क करने वाला है। समझ लीजिए मैं उससे मोबाइल फोन बनाता हूं, उसके लिए उसको पार्ट्स भेज रहा हूं, तो सर वो जब मेरे मोबाइल पे जो भी प्रोसेस अंडरटेक करेगा उसके लिए मैंने उसको पार्ट्स भेजा है, कोई बात नहीं भेज सकता हूं। लेकिन प्रोसेस अंडरटेक करने के लिए सर मुझे भी कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं जॉब वर्क कराना चाहता हूं तो मुझे भी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? पहले गुड्स को इंपोर्ट कर लो, मैंने इनपुट्स को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद मैंने क्लियर करा लिया, बॉस ने क्लियर करा लिया एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। ठीक है सर, पहला स्टेप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, आपको मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स ऑफ द गुड्स विच आर सेंट फॉर जॉब वर्क, प्लस मेंशन कर देना है इन योर IGCRS3 जो स्टेटमेंट है कि सर मैंने गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेजा है। सेकेंडली सर send the goods under a cover of invoice or wherever applicable e-way bill। एक्चुअली आपने जीएसटी में सीखा होगा इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान। तो जॉब वर्क को भेजता हूं तो सर डिलीवरी चालान के साथ ई-वे बिल के साथ भेजता हूं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इन्होंने जीएसटी और कस्टम्स को यहां पे मैच करते हुए फॉलो नहीं किया है, तो आपको इसमें दिमाग जीएसटी के हिसाब से दिमाग नहीं लगाना, जीएसटी को अलग रखिए। यहां पे एग्जाम में अगर पूछ ले तो आपको ऐसे ही लिख के आना है कि दे शुड सेंड अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस और वेरेवर एप्लीकेबल ई-वे बिल। एक्चुअली इनवॉइस नहीं होता है, आपको अगर पता है प्रैक्टिकली डिलीवरी चालान के साथ ई-वे बिल के साथ जाते हैं गुड जॉब वर्क के लिए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन एग्जाम में ऐसे ही लिख के आइएगा कि सर यू शुड सेंड अलोंग विद द कवर ऑफ एन इनवॉइस और वेरेवर एप्लीकेबल ई-वे बिल, और उसमें स्पेसिफाई कर देना डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी। अब ठीक है सर, गुड जॉब वर्कर को भेज दिए। अब जॉब वर्क क्या करेगा? जॉब वर्कर जॉब वर्क करने के बाद गुड्स आपको वापस दे देगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और द ई-वे बिल। आपको गुड्स वापस भेज देगा 6 महीने में। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर जॉब वर्कर को क्या क्या करना है? जॉब वर्कर शैल मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द रिसीट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेकन एंड द वेस्ट व्हिच वाज जनरेटेड इफ एनी। सेकेंडली जो अकाउंट्स इसने मेंटेन किए हैं वो अगर जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर मांगता है तो उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। थर्डली पोस्ट कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सेंड द प्रोसेस गुड्स बैक टू द इंपोर्टर और अनदर जॉब वर्कर, एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को भेज देगा as directed by the importer for carrying out the remaining process under the cover of an invoice। मतलब एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास भी गुड भेजा जा सकता है, लेकिन अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस और ई-वे बिल। एक बात याद रखिएगा, अगर गुड्स आर नॉट यूज्ड एज पर द जॉब वर्क पर्टिकुलर तो जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर आपके ऊपर एक्शन लेगा विच आर told in the rule number 11 and 12। action against the importer as told under rule number 11 and
12 बेसिकली आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। उसके बाद सर अगर मुझे गुड्स को भेजना है इंटर यूनिट ट्रांसफर, मतलब अपने दूसरे यूनिट में भेजना है, कोई दूसरा यूनिट है मेरा जिसमें दूसरे प्रोसेस अंडरटेक किए जाते हैं, वहां भेजना है, तो प्रोसीजर फॉर अलाउिंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर इंटर यूनिट। याद रखिएगा, आपने इनपुट्स को मंगाया, इनपुट्स को मंगा के आपने क्लियर करा लिया। अब क्या प्रोसीजर होगा अगर यूनिट ए से मैं यूनिट बी में भेजना चाहता हूं? समझ लीजिए यूनिट बी में कुछ प्रोसेस अंडरटेक कराने हैं। नंबर 1 आपको सिंपल सेम टू सेम जैसे जॉब वर्कर का था वैसे ही कि सर आप अपना मेंटेन कीजिए रिकॉर्ड्स ऑफ द गुड्स व्हिच आर सेंट टू यूनिट, सेंट फॉर यूनिट ट्रांसफर ड्यूरिंग द मंथ, और उसका डिटेल्स आप मेंशन कर दीजिएगा इन योर IGCRS 3। ठीक है सर। उसके बाद सेकेंडली आप अपने गुड्स को भेज दीजिए अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस और वेर एवर एप्लीकेबल ई-वे बिल, और उसमें स्पेसिफाई कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी। सर गुड्स चले गए इंटर यूनिट में दूसरे यूनिट के पास, तो सर उनसे वापस ले आइए। एक बार प्रोसेस अंडरटेक हो गया तो सर दे शुड सेंड द गुड्स बैक टू द प्रेमाइसेस और टू ए जॉब वर्कर, मतलब यूनिट बी से मैं हो सकता है जॉब वर्कर को भेज दूं। जब जॉब वर्कर को भेज रहा हूं बेसिकली याद रखिएगा इनवॉइस और ई-वे बिल का कवर होना चाहिए। उसके बाद सर जब भी आप इंटर यूनिट भेजते हो तो इंपोर्टर को ध्यान रखना है, आप दूसरे यूनिट में भेज रहे हो तो इंपोर्टर शैल in relation to transfer of goods to inter unit maintain the accounts of receipt of goods, कि सर दूसरे यूनिट के पास कितने, बेसिकली जो दूसरा यूनिट है उनमें उसके पास आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं कि कितना गुड्स उसने रिसीव किया। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली ये जो यूनिट है ये मेंटेन करेगा। बेसिकली अब यूनिट ए हो या यूनिट बी हो, दोनों ही तो इंपोर्टर के हैं, तो सर यूनिट बी ने कितना गुड्स रिसीव किया, मेंटेन द अकाउंट्स रिलेटिंग टू रिसीट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेकन, वेज जनरेटेड ड्यूरिंग सच प्रोसेस, प्रोड्यूस द अकाउंट्स when demanded by the jurisdictional custom officer and after completion of the said process। एक बार यूनिट बी में आपका प्रोसेस अंडरटेकिंग जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया तो सर सेंड द प्रोसेस गुड्स बैक, यहां से आप गुड्स को वापस ले आइए या फिर आप दूसरे जॉब वर्कर को भेज दीजिए अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस और ई-वे बिल फॉर द रिमेनिंग प्रोसेस। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप यहां पे बोला गया है कि सर अगर समझ लीजिए मैंने गुड्स इंपोर्ट किए हैं और इंपोर्ट किया और ये पार्ट्स मैं यूज नहीं करने वाला हूं, यहां पे 30% ड्यूटी था, 20% मुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिलते हुए 10% ड्यूटी लगा है। और सर जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन था वो बोलता था कि रमेश आप गुड्स को मंगाइए और आप अल्टीमेटली ये गुड्स को मंगाने के बाद आप स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए सप्लाई कीजिए। समझ लीजिए मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कीजिए। तो सर क्या प्रोसीजर मुझे फॉलो करना पड़ेगा अगर मुझे बेनिफिट ऑफ द एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन चाहिए कि सर मैंने गुड्स को पार्ट्स, मोबाइल के पार्ट्स को मंगाया है, मैं स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए सप्लाई करता हूं, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो बोला गया यहां पे रूल नंबर 9 में कि सर आप इनपुट्स को इंपोर्ट कीजिए, क्लियर कर लीजिए एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। आप इंपोर्टर हो। नंबर 1 सेम टू सेम मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द गुड्स व्हिच आर सप्लाइड टू द स्पेसिफाइड एंड यूज। सर जो आप एंड यूज रिसिपिएंट को सप्लाई कर रहे हो ड्यूरिंग ए मंथ उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन कीजिए एंड मेंशन द सेम इन द मंथली स्टेटमेंट। जो IGCRS 3 स्टेटमेंट है उसमें आप इनको इस डिटेल्स को मेंशन कीजिए। उसके बाद सेकेंडली आप गुड्स को भेज दीजिए अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस और ई-वे बिल जिसमें आप डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी बताइएगा। अब एंड यूज रिसिपिएंट जो अल्टीमेटली मोबाइल फोन बनाने वाला है उसको पार्ट चले गए, ठीक है। इन केस ऑफ सप्लाई फॉर रिप्लेनिशमेंट मतलब उसका स्टोर को फुल करने के लिए कि सर उसका रॉ मटेरियल खत्म हो गया था, रिप्लेनिशमेंट और एक्सपोर्ट अगेंस्ट सप्लाई द एंड यूज रिसिपिएंट, इस एंड यूज रिसिपिएंट को हमेशा मेंटेन करना है द अकाउंट्स ऑफ द रिसीट ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो अंडरटेक करने वाला है वेज जनरेटेड सेम टू सेम, प्रोड्यूस द अकाउंट्स व्हेन डिमांडेड बाय द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर एंड प्रोड्यूस द रेलेवेंट डिटेल टू द इंपोर्टर। ये इंपोर्टर को भी ये क्या करेगा, ये इंपोर्टर को भी डिटेल देगा फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द बेनिफिट अंडर द नोटिफिकेशन, क्योंकि अल्टीमेटली इसको भी तो प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने एंड यूज रिसिपिएंट को सप्लाई किया था और उसने एंड यूज एज पर द एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन ही किया है। तो सर ये जो रेलेवेंट डिटेल्स है ये मुझे भी प्रोवाइड करेगा। दैट्स ऑल। उसके बाद सर समझ लीजिए मैंने अगर इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया कैपिटल गुड्स और कैपिटल गुड्स को यूज कर लिया फॉर द स्पेसिफाइड एंड यूज, या सर जो एंड यूज के लिए समझ लीजिए मुझे बोला गया था आप कैपिटल गुड्स मंगाइए, कैपिटल गुड्स से आप मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कीजिए। मैंने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपिटल गुड्स को यूज कर लिया, जो एंड यूज बोला था वो एंड यूज के लिए मैंने यूज कर लिया कैपिटल गुड्स को। अब कैपिटल गुड्स को मैं डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में मतलब इंडिया में क्लियर करना चाहता हूं, तो बेटा एक बात याद रखना कि सर क्लियरेंस ऑफ कैपिटल गुड्स आफ्टर बीइंग हैविंग यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। समझ लीजिए मैंने इंडिया के बाहर से कैपिटल गुड्स कोई मशीन मंगाया, उसको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में 30% ड्यूटी था, लेकिन 20% मैंने कंसेशन लेते हुए सिर्फ 10% ड्यूटी देते हुए क्लियर करा लिया। तो सर अब
नंबर वन, मैंने इसको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में क्लियर कराया। सेकेंडली, मैंने मशीन को यूज किया फॉर द पर्पस फॉर इंटेंडेड और फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। जो पर्पस बोला गया था बाय द एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, वो पर्पस के लिए यूज कर लिया, यूज खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब जो मशीन बचा हुआ है उसके लिए उसको मैं इंडिया में क्लियर कराना चाहता हूं। क्लियर द मशीन आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। बोला गया था, समझ लीजिए, आप मशीन मंगाइए इंडिया के बाहर से, मशीन को मंगा के ये बॉटल्स मैन्युफैक्चर कीजिए। मैंने बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, 2 साल के लिए बोला गया था, 2 साल के लिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। अब उस मशीन को मैं इंडिया में क्लियर करना चाहता हूं। पहले प्रोविजन नहीं थे कि आप उस मशीन को इंडिया में क्लियर कर दीजिए, अब प्रोविजन इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो ये बोलते हैं क्लियर द मशीन आफ्टर यूज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन जो आपने ड्यूटी का कंसेशन पहले लिया था वो अब आपको ड्यूटी देना पड़ेगा ऑन द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। जो मशीन का डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा उसके ऊपर वो ड्यूटी पे कीजिए अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। जितना आपको कंसेशन मिला था उतना कंसेशन अब आपको, बेसिकली जो आपको कंसेशन दिया गया था पहले, वो कंसेशन अब आपसे वापस ले लिया जाएगा, लेकिन ओनली ऑन द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा, जो भी वैल्यू ऑफ द मशीन है उससे आपको डेप्रिशिएशन माइनस करना है। तो सर, जो भी वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड्स था उससे आपको डेप्रिशिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड माइनस करना है। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए 4% पर क्वार्टर, सेकेंड ईयर के लिए 3% फोर क्वार्टर्स, एंड थर्ड ईयर के लिए 3%, फोर्थ ईयर के लिए 2.5, फिफ्थ ईयर के लिए 2.5, देयर आफ्टर 2% पर क्वार्टर। याद रखिएगा, हर एक क्वार्टर के लिए इन्होंने 4% बोला है, पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। इसके बाद अब देखिए, जो भी समझ लीजिए आप 100% लीजिएगा, 100% से जितने भी टाइम आपने यूज किया मशीन को उतना डेप्रिशिएशन लगाते हुए जो यहां पे डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ जाएगा, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे आपको जितना भी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी है उतना पे करना है और बाबा अलोंग विद इंटरेस्ट पे कर देना है। दैट्स इट। उसके बाद इन्होंने बोला है कोई अपर लिमिट नहीं है फॉर सच डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन विल बी फ्रॉम द डेट व्हेन द कैपिटल गुड्स हैड कम इनटू यूज टिल द डेट ऑफ क्लियरेंस। याद रखिएगा, जब कैपिटल गुड्स यूज में आए तब से लेकर टिल द डेट ऑफ क्लियरेंस आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो निकल के आएगा, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे जो कंसेशन आपको दिया गया था उतना कंसेशन अब आपको रिटर्न कर देना है। दैट्स इट, अलोंग विद इंटरेस्ट। The importer shall have the option to voluntarily pay the duty along with interest, and sir, the particulars of such clearance and the duty payment shall be recorded in the monthly statement। जो आपका IGCRS 3 मंथली स्टेटमेंट था उसमें आप इस डिटेल को मेंशन कर दीजिएगा। That's it। उसके बाद रूल नंबर 11 आता है। बेटा, एग्जाम पर्पस के लिए ये जो रूल नंबर 7 है, रूल नंबर 8 है, रूल नंबर 9 है एंड रूल नंबर 10 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मेरा Q&A मटेरियल है तो आप देखोगे रूल नंबर 7 पे एक क्वेश्चन है, और सर ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे भी एक क्वेश्चन है, जरूर करके जाइएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, रूल नंबर 11 बोलता है कि फेलियर टू परफॉर्म द इंटेंडेड यूज, और या फिर आपने परफॉर्म नहीं किया इंटेंडेड यूज, या री एक्सपोर्ट नहीं किया, या आपने कंडीशन कंप्लाई नहीं किया, और वेयर द पेमेंट इज नॉट पेड, वेयर पेमेंट इज नॉट पेड, या शॉर्ट पेड, मतलब जो आपको पे करना चाहिए था वो आपने पे नहीं किया। मतलब समझ लीजिए आपने गुड्स को क्लियर करा दिया डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में, कैपिटल गुड्स को जो आपको पेमेंट करना चाहिए था वो आपने नहीं किया या कम पे किया, तो जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर जो एसी और डीसी है, ही शैल इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग। कैसे रिकवरी करेगा सर? आपने बॉन्ड दिया था, बाय इन्वोकिंग द बॉन्ड फॉर ऑफ एन अमाउंट एज अंडर इन केस नोटिफिकेशन दैट प्रोवाइडेड फॉर ड्यूटी एग्जम्पशन, तो डिफरेंशियल ड्यूटी अलोंग विद इंटरेस्ट आपसे ले लेगा। इंटरेस्ट कब से लिया जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द एंटायर डिफरेंशियल ड्यूटी। इन केस वेयर द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इज अदर देन one that provides for exemption benefit and amount equal to, मतलब समझ लीजिए आपका जो नोटिफिकेशन था वो कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन था, वो अदर देन द वन विच प्रोवाइड द एग्जम्पशन बेनिफिट, वो सर आपको पेमेंट ऑफ ड्यूटी से कोई एग्जम्पशन नहीं देता था, कोई और एग्जम्पशन नोटिफिकेशन था, तो अमाउंट इक्वल टू द एसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद सर रूल नंबर 12 ये भी बोलता है बेसिकली बॉन्ड इन्वॉक करते हुए वो आपसे ये अमाउंट रिकवर कर लेगा, लेकिन सर अगर वो चाहे तो आप पे पेनल्टी भी लगा सकता है। द इंपोर्टर और ए जॉब वर्कर हु कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल बी लायबल फॉर ए पेनल्टी टू द एक्सटेंड ऑफ ₹2 लाख। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो पहला बात तो वो समझ लीजिए आपने गुड्स को इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज नहीं किया, या री एक्सपोर्ट नहीं किया, या सर आपने कंप्लाई नहीं किया कंडीशंस के साथ, तो जो भी आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया गया था, जितना डिफरेंशियल ड्यूटी है अलोंग विद इंटरेस्ट आपको पे कर देना है। समझ लीजिए सर एग्जम्पशन बेनिफिट ऐसा था कि आपसे ड्यूटी का एग्जम्पशन नहीं दिया गया था, कोई और आपको एग्जम्पशन, कोई और बेनिफिट आपको दिया गया था, तो ये बोल रहे हैं कि सर उस केस में एन अमाउंट इक्वल टू द एसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। और सर प्लस
आपने अगर इंटेंडेड यूज के लिए यूज नहीं किया, इंपोर्टर या जॉब वर्कर जो भी कॉन्ट्रावेंशन करता है उस पर पेनल्टी अप टू 2 लाख रुपीस लगाया जाएगा, यही यहां बोल रहे हैं। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एग्जाम पर्पज से कुछ कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कभी कभी कि सर ये चैप्टर है कहां। अगर आप आईसीआई के मटेरियल में देखोगे तो आईसीआई के मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 है ये, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एग्जाम पर्पज से ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है और ये भी एक अच्छा पॉइंट है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। उसके अलावा आपको यह भी पूछा जा सकता है कि सर वन टाइम इंफॉर्मेशन जो होता है वो वन टाइम इंफॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, हो सकता है 1-2 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले। क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ कस्टम IGCRS रूल्स 2022। कांग्रेचुलेशन पीपल।